आज का हमारा अंतिम टॉपिक है असामान्य आणविक द्रव्यमान। असामान्य आणविक द्रव्यमान के साथ ही हमारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। कुछ न्यूमेरिकल्स बचेंगे जिनको हम अगले वीडियो में ऐड कर लेंगे, अगर पॉसिबल होगा तो आज की वीडियो में ऐड कर लेंगे। तो किसी भी यौगिक का अगर हमें सही अणुभार ज्ञात करना है तो उसके लिए दो कंडीशन लागू होनी चाहिए। पहली कंडीशन तो वो राउल्ट के नियम का पालन करता हो, यानी कि जो पी टोटल आ रहा है वो P1 प्लस P2 के होना चाहिए, एक नियम। दूसरी बात, जब हम विलेय को विलायक में मिलाते हैं तो विलेय पदार्थ का न ही तो वियोजन होना चाहिए मतलब टूटना चाहिए, और न ही उसका समगुणन होना चाहिए मतलब जुड़ना चाहिए। अगर विलेय को विलायक में मिलाने पर वह वियोजित या समगुणित हो जाता है तो विलयन में कणों की संख्या या तो कम हो जाती है या अधिक हो जाती है। अणुसंख्य गुणों में परिवर्तन से विलेय पदार्थ का जो मोल द्रव्यमान है वो भिन्न प्राप्त होता है। इसे हम असामान्य आणविक द्रव्यमान कहते हैं। देखो, हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमारे पास है NaCl है, NaCl है। हम ये माने कि जब हम इसको विलायक में मिलाते हैं तो ये 100% आयनिक हो जाता है। 100% आयनिक होने का मतलब हो गया जितने भी हमने NaCl के अणु विलायक के अंदर डाले हैं सभी अणु आयनिक हो चुके हैं, यानी कि Na+ और Cl- में टूट चुके हैं। ठीक है, NaCl का यहां पर था 1 मोल, और अगर ये आयनिक हो गया तो 1 मोल जो अणुभार आएगा वो तो Na+ के कारण आएगा, और 1 मोल जो अणुभार आएगा वो Cl- के कारण आएगा। तो जो मोल द्रव्यमान आएगा वो क्या हो गया, भिन्न हो गया। तो ये जो मोल द्रव्यमान होगा उस मोल द्रव्यमान को हम असामान्य आणविक द्रव्यमान कहेंगे। ये बात तो हो गई आयनन की। एक हम समगुणन की भी बात कर लेते हैं। जैसे कि हमारे पास एसिटिक अम्ल है CH3COOH, जिसको हम लिखते हैं CH3COOH। जब हम एसिटिक अम्ल को बेंजीन में घोलते हैं, जब हम एसिटिक अम्ल को बेंजीन में घोलते हैं तो एसिटिक अम्ल के 2 अणु आपस में संयोजित हो जाते हैं। देखो, एसिटिक अम्ल का एक अणु हो गया और एक अणु ले लेते हैं CH3COOH ले लिए, तो 1 मोल तो इसका और 1 मोल ही इसका जो मोल द्रव्यमान होता है एसिटिक अम्ल का 60 ग्राम होता है। लेकिन जब हम इसको बेंजीन में घोलते हैं तो एसिटिक अम्ल के 2 अणु आपस में जुड़ जाते हैं। कैसे जुड़ते हैं, देखो, CH3 C डबल बॉन्ड O और OH, एसिटिक अम्ल का एक अणु और दूसरा अणु ले लो CH3 OH और C डबल बॉन्ड O और H के बीच में हाइड्रोजन बंध आ जाता है। O और H के बीच में दुर्बल वान डेर वाल्स बल उपस्थित है। ठीक है, तो ये अणु हो गया अब एक, किस अणु की तरह कार्य करेगा, ये एक अणु की तरह कार्य करेगा, यानी कि इसका आएगा 1 मोल, यानी कि इसका जो मोल द्रव्यमान आएगा ना, अगर एसिटिक अम्ल समगुणित हो गया तो उसका जो मोल द्रव्यमान आएगा अब कितना आएगा, 120 ग्राम आएगा, और 120 ग्राम किसके इक्वल होगा, 1 मोल की इक्वल होगा। और ये जो आना चाहिए 60 ग्राम संयोजित हो गया तो 120 ग्राम हो गया। इसी मोल द्रव्यमान को हम क्या कहेंगे, असामान्य मोलर द्रव्यमान। ओके, तो हम क्या कह सकते हैं कि अगर अणु आपस में समगुणित हो रहे हैं तो मोल द्रव्यमान क्या होगा, अधिक होगा। इसमें देखो अणु समगुणित हो रहे थे तो मोल द्रव्यमान क्या आया, अधिक आया। कितना अधिक आया इसकी हम चर्चा करेंगे। अगर अणु वियोजित हो रहे हैं तो उसका जो मोल द्रव्यमान आएगा वो क्या आएगा, कम आएगा। ये बात ध्यान में रखना। अगर आयनिक हो रहे हैं तो मोल द्रव्यमान कम आएगा, अगर समगुणित हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं, तो मोल द्रव्यमान क्या आएगा, अधिक आएगा। और इस प्रकार का जो मोल द्रव्यमान होता है उसे हम क्या कहते हैं, असामान्य मोल द्रव्यमान। और असामान्य मोल द्रव्यमान से अणुसंख्यक गुणधर्म किस प्रकार परिवर्तित होंगे वो चीजें भी हम पढ़ेंगे। बहुत ज्यादा इजी। पहले तो हम आयनन के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि हमारे पास एक एग्जाम्पल है NaCl। ठीक है, तो NaCl
एक अणु Na का और एक अणु किसका, Cl का। टोटल कितने अणु हो गए, 2 अणु। ये मान के चलें कि विलायक में जो विलेय पदार्थ है वो पूर्ण रूप से आयनिक हो रहा है, तो इसका जो मोल द्रव्यमान आएगा वो 1/2 गुना आएगा। जो होना चाहिए उसका कितना गुना होगा, 1/2 गुना। जैसे कि NaCl का होता है 58.5 ग्राम, तो इसका कितना हो जाएगा, 1/2 गुना, यानी कि समथिंग। ओके, कम आएगा, हमने 1 मिनट पहले बात की थी। सेकंड एग्जांपल, अगर हमारे पास NaCl न हो, CaCl2 हो, तो इसका कितना गुना आएगा। तो Ca देखो कितना है, Ca2+, एक अणु तो Ca का है और 2 अणु किसके हैं, 2Cl-, 2 क्लोरीन के। टोटल कितने अणु हो गए, 3 अणु हो गए। तो CaCl2 का मोल द्रव्यमान जो होता है, और अगर ये पूरी तरह से विलायक में वियोजित हो जाए तो इसका जो मोल द्रव्यमान आएगा वो 1/3 गुना आएगा। ठीक है, इसका जो मोल द्रव्यमान होगा उसको 1/3 से मल्टीप्लाई कर देना, वो इसका मोल द्रव्यमान आएगा। एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम, कोई भी एग्जांपल लो, K4FeCN6। जब हम K4FeCN6 को, एक उपसे संयोजक यौगिक है, एक चैप्टर के बाद में हम इसकी चर्चा करेंगे। एक चैप्टर हम थर्ड चैप्टर और पढ़ेंगे। थर्ड चैप्टर पढ़ने के बाद में 9 का चैप्टर पढ़ेंगे, उपसय संयोजक यौगिक, उसमें हम इसके बारे में बात करेंगे उपसय संयोजक यौगिक कौन से होते हैं। तो जब हम K4FeCN6 को जल में घोलते हैं तो क्या होगा, 4K प्लस और प्लस में टूटेगा FeCN6 4 माइनस में। तो यहां पे 4 तो हो गए पोटेशियम के और 1 हो गया FeCN6 पूरे का। तो इसका जो मोल द्रव्यमान आएगा वो कितना आएगा, इसके मोल द्रव्यमान का 1/5 गुना आएगा। मान लो कि इसका कितना है, x है, तो ये पूरी तरह से अगर वियोजित हो जाए तो कितना गुना आएगा, 1/5 गुना। ये आप निकाल के देख लेना K4FeCN6 का कितना होता है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई किसमें, आयनन में। हम बात करते हैं समघूर्णन में। समघूर्णन में आपके एक एग्जाम्पल चलता है एसिटिक अम्ल वाला, या आप इसको कार्बोक्सिलिक अम्ल ले लो, कार्बोक्सिलिक अम्ल वाला एग्जाम्पल चलता है। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल को जब हम व्यंजन में घोलते हैं तो 2 अणु संयोजित होते हैं। कैसे होते हैं, द्विविलक बनता है एक, वो मैंने बताया भी था, एक बार दोबारा चर्चा कर लेते हैं। तो RC+OOH, RCOH, इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बंध आ जाएगा, यानी कि इसके 2 अणु आपस में संयोजित होकर एक अणु बना रहे हैं। तो इसका जो मोल द्रव्यमान आएगा वो क्या होगा, 2 अणु संयोजित हो रहे हैं तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 अणु संयोजित हो रहे हैं तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 अणु संयोजित हो रहे हैं तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो। यानी कि हमारे पास x, इसका मान लो कि मोल द्रव्यमान वो कितना है, x है, और इसके 2 अणु संयोजित हो रहे हैं तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि इसका 60 था, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 120। या फिर यहाँ पे कोई और दिया गया है हमें, कोई और यौगिक अगर हमें दिया गया है तो उसका मोल द्रव्यमान निकाल लेना और उसमें देख लेना कि कितने अणु संयोजित हो रहे हैं। जितने अणु संयोजित हो रहे हैं उसके मोल द्रव्यमान को उसी से मल्टीप्लाई कर देना, असामान्य मोल द्रव्यमान आ जाएगा। ठीक है, वॉन होफ गुणांक I, वॉन होफ गुणांक I क्या होता है, असामान्य मोल द्रव्यमान को व्यक्त करने के लिए वॉन होफ ने एक गुणांक प्रतिपादित किया जिसे वॉन होफ गुणांक I कहते हैं। I इक्वल होता है परीक्षित अणुसंख्यक गुणधर्म अपॉन सैद्धांतिक अणुसंख्यक गुणधर्म। प्रेक्षित अणुसंख्यक गुणधर्म कौन से होते हैं, प्रेक्षित यानी कि प्रेक्षण करने के बाद, सैद्धांतिक यानी कि जो होने चाहिए। मान लो कि हम थोड़ी देर पहले जो एसिटिक अम्ल का एग्जांपल लिया था उसमें 120 ग्राम मोल द्रव्यमान आया था, तो ये तो हो गया प्रेक्षित। और एसिटिक अम्ल का जो मोल द्रव्यमान होता कितना है, 60 ग्राम, वो क्या है, सैद्धांतिक। ठीक है, यानी कि ये तो आयनन या समूहन के बाद कणों की संख्या और ये आयनन या समूहन से पहले कणों की संख्या। I इक्वल समघूर्णन या आयनन के बाद
कणों की संख्या मतलब विलय कणों की संख्या कम हुई है या अधिक हुई है, अपॉन सैद्धांतिक अनुसंघीय गुणधर्म कौन से होते हैं, समघूर्णन या आयनन से पहले कणों की संख्या। ठीक है, अब आपकी एक चीज ध्यान में आ रही है कि अनुसंघीय गुणधर्म कौन से हैं। अरे जो हम पहले पढ़ के आए हैं, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, कंपनांक का उन्नयन, हिमांक में अवनमन, और ये लास्ट आपका प्राशन दाब, ये क्या है, अनुसंख्यिक गुणधर्म है। अगर विलायक में विलय का आयनन या समघूर्णन हो रहा है तो जो अनुसंख्यिक गुणधर्म है वो किस प्रकार परिवर्तित होंगे। देखो आई इक्वल, पहले हम वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन की बात कर लेते हैं, जिसे हम डेल पी से दर्शाते हैं, डेल पी प्रेक्षित अपॉन डेल पी सैद्धांतिक। अगर डेल पी प्रेक्षित में डेल पी सैद्धांतिक का भाग दे देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, वॉन्ट ऑफ गुणांक आई आ जाएगा। और ये वाली जो प्रोसेस है, ये जो मैं अब बता रहा हूँ, ये न्यूमेरिकल में काम आएगी। इसी प्रकार कंपनांक का उन्नयन की अगर हम बात करें तो डेल कंपनांक उन्नयन डेल टी बी प्रेक्षित अपॉन डेल टी बी सैद्धांतिक। अगर हमें ये दोनों मान दिए गए हैं और आई निकालना है तो डेल टी बी प्रेक्षित डेल टी बी सैद्धांतिक से डिवाइड कर दो, आई का मान आ जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं डेल टी एफ की, हिमांक अवनमन की। डेल टी एफ प्रेक्षित अपॉन डेल टी एफ सैद्धांतिक। लास्ट हमारा प्राशन दाब बचता है, टो प्रेक्षित अपॉन टो सैद्धांतिक। कहने का मतलब ये हो गया कि सीधा अगर हमें प्रेक्षित और सैद्धांतिक दोनों के मान दे रखे हैं और हमें आई का मान निकालना पड़ेगा न्यूमेरिकल में, कैसे निकालना होगा, किस काम में आएगा, इसकी हम बात अभी करेंगे। अगर हमें प्रेक्षित और सैद्धांतिक मान दोनों दे रखे हैं और हमें आई का मान निकालना है तो इस प्रकार से निकाल सकते हैं। अगर डेल टी एफ प्रेक्षित और सैद्धांतिक का मान दे रखा है तो, प्राशन दाब का दे रखा है तो, कंपनांक उन्नयन दे रखा है, हिमांक अवनमन दे रखा है, कोई भी दे सकता है इनमें से, और आई का मान वॉन्ट हो गुणांक आई का मान इस प्रकार आ जाएगा। ठीक है, और इसमें एक चीज और भी चलती है, वो भी ध्यान में रखना, आई इक्वल। अगर हमें दोनों मोल द्रव्यमान दे रखे हैं, सामान्य मोल द्रव्यमान भी दे रखा है, सामान्य मोल द्रव्यमान जो होना चाहिए अपॉन असामान्य मोलर द्रव्यमान। आई इक्वल क्या होता है, अगर हमें मोल द्रव्यमान दिए गए हैं, सामान्य मोल द्रव्यमान यानी कि जो होना चाहिए वो मोल द्रव्यमान भी दे रखा है, और जो आयनन या समूहन के बाद आया था वो मोल द्रव्यमान भी अगर हमें दे रखा है तो आई का मान हम इस प्रकार निकालेंगे। यहां पर आकर कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार कि देखो सामान्य मोल द्रव्यमान कौन सा होता है, आयनन या समूहन से पहले मोल द्रव्यमान, और यहाँ पे क्या था, आयनन या समूहन के बाद कणों की संख्या। इसमें पहले जुड़ा हुआ है और इसमें बाद जुड़ा हुआ है। असामान्य मोल द्रव्यमान कौन सा होता है, आयनन या समूहन के बाद जो मोल द्रव्यमान आएगा उसे मैं सामान्य मोल द्रव्यमान कहेंगे, यानी बाद, और यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है, पहले। तो कई बार बच्चे क्या करते हैं कि असामान्य मोल द्रव्यमान को ऊपर लिख देते हैं, सामान्य मोल द्रव्यमान को नीचे लिख देते हैं। तो ये ऊपर और नीचे वाला लफड़ा क्या है, इस चीज को हम प्रूव करेंगे, अभी करें या न्यूमेरिकल के बाद करें, चलो अभी बता देते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। ये वाली चीज, इस वाली चीज की हम चर्चा कर रहे हैं। इनमें से कोई भी एक मान ले लो आप, जो आपको अच्छा लग रहा है, जो आपको अच्छे से आता है। वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन ले लो, चाहे डेल टी बी ले लो, चाहे टी एफ ले लो। तो हम यहाँ से ले लेते हैं, हम यहाँ पर ले लेते हैं डेल टी बी ले लेते हैं। तो देखो डेल टी बी इक्वल क्या होता है, डेल टी बी इक्वल होता है के बी इंटू मोललता एम, या फिर मोललता एम की वैल्यू रखेंगे तो डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू 1000 बटे डब्ल्यू ए। यहाँ पे हमें डेल टी बी प्रेक्षित और डेल टी बी सैद्धांतिक दो मान लेने हैं। तो डेल टी बी प्रेक्षित और डेल टी बी सैद्धांतिक का मतलब क्या हुआ, दोनों में मोल द्रव्यमान आएंगे वो अलग अलग आएंगे। तो इन दोनों को हम क्या करते हैं, इसको तो मान लेते हैं प्रेक्षित, ये तो है हमारे पास प्रेक्षित, जिसमें जो मोल द्रव्यमान आ रहा है वो क्या आ रहा है, एम डैश ले लो। और दूसरा ले लो डेल टी बी सैद्धांतिक, डेल टी बी सैद्धांतिक।
अगर हम डेल टी बी सैद्धांतिक लेंगे तो भी फॉर्मूला हमारा सेम रहेगा, के बी इंटू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, इस एम बी को डबल डैश कर लो, इंटू 1000 बटे डब्ल्यू ए। ठीक है, ये इक्वेशन 1 हो गई और ये इक्वेशन 2 हो गई। अगर हमें आई निकालना है, तो डेल टीबी प्रेक्षित को डेल टीबी सैद्धांतिक से डिवाइड करना होगा। डेल टीबी प्रेक्षित को डेल टीबी सैद्धांतिक से डिवाइड करना होगा। ठीक है, तो आई बराबर डेल टीबी प्रेक्षित और डेल टीबी सैद्धांतिक, ये वाली वैल्यू रखते हैं हम। तो हमारे पास है के बी डब्ल्यू बी अपॉन एम बी डैश इंटू 1000 बटे डब्ल्यू ए। बटे में लेंगे तो ये वाली जो संख्या है वो ऊपर जाएंगे तो उल्टी हो जाएंगे, हम यहाँ से उल्टी ले लेते हैं। तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 अपॉन के बी इंटू, ये भी उल्टा करो, एन डबल डैश बी अपॉन डब्ल्यू बी इंटू डब्ल्यू ए अपॉन 1000। ओके, यहां से देखो के बी डब्ल्यू ए 1000 सभी के सभी क्या हो जाएंगे, कैंसिल। हमारे पास बचेगा एम डैश बी और एन डबल डैश बी बचेगा, ये सभी कैंसिल हो जाएंगे। तो ऊपर हमारे पास क्या बचा, ऊपर हमारे पास बचा एम डबल डैश बी, नीचे हमारे पास क्या बचा, एम सिंगल डैश बी। एम है मोलर द्रव्यमान। अब ध्यान देना, डबल डैश वाला जो बी आया है ये एम बी, ये सैद्धांतिक है। ये क्या है, सैद्धांतिक मोलर द्रव्यमान। ये क्या है, सैद्धांतिक मोलर द्रव्यमान। सैद्धांतिक मोलर द्रव्यमान कौन सा होता है, सामान्य मोलर द्रव्यमान। और एम डैश बी जो आया है वो कौन सा आया है, एम डैश बी, प्रेक्षित मोलर द्रव्यमान आए हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, सैद्धांतिक मोलर द्रव्यमान कौन सा होता है, सामान्य मोलर द्रव्यमान। सामान्य मोलर द्रव्यमान। और एम डैश बी ये वाला है प्रेक्षित, यानी कि असामान्य मोलर द्रव्यमान। एक बार आप जरूर करके देखना, न समझ में आए तो कमेंट बॉक्स खाली वहां पे लिख देना। ठीक है, एक न्यूमेरिकल करेंगे तो और अच्छे से चीजें क्लियर हो जाएंगी। वॉन डॉफ गुणांक कौन सा हो जाएगा, असामान्य अनुभार को स्पष्ट करने के लिए वॉन डॉफ ने एक गुणांक प्रतिपादित किया जिसे वो हम वॉन डॉफ गुणांक आई कहते हैं। आई इक्वल क्या होता है, ये इसकी परिभाषा है, प्रेक्षित अणुसंख्यक गुणधर्म बटे सैद्धांतिक अणुसंख्यक गुणधर्म। प्रेक्षित अणुसंख्यक गुणधर्म कौन से होते हैं, आयनन या समगुणन के बाद कणों की संख्या जो होती है उससे हम बोलते हैं प्रेक्षित अणुसंख्यक गुणधर्म। सैद्धांतिक आयनन या समगुणन से पहले कणों की संख्या। अगर हमें आई का मान निकालना है, डेल पी प्रेक्षित में डेल पी सैद्धांतिक से डिवाइड कर देंगे, आई का मान आ जाएगा। इस प्रकार डेल टी बी प्रेक्षित को डेल टी बी सैद्धांतिक से डिवाइड कर देंगे, आई का मान आ जाएगा। इसी प्रकार इनसे भी आई का मान आ जाएगा। यहाँ पर एक जो कंफ्यूज वाली बात रहती है वो आई इक्वल सामान्य मोलर द्रव्यमान बटे असामान्य मोलर द्रव्यमान की रहती है। सामान्य मोलर द्रव्यमान कौन सा होता है, यानी कि आयनन या समगुणन से पहले का जो मोलर द्रव्यमान होता है, पहले का। पहले वाली बात कहाँ आनी चाहिए, नीचे आनी चाहिए थी, लेकिन इस बात को हमने यहाँ से सिद्ध भी कर लिया है, ये ऊपर ही आएगी। कैसे आएगी भैया, हमें आई का मान निकालना है तो यहाँ से कोई भी किसी की भी एक वैल्यू ले लो, किसी की कोई जरूरी नहीं कि आप ये लो। ठीक है, इतना तो आप भी कर सकते हो, 12th क्लास के होनहार बच्चे हो। आई इक्वल क्या हो जाएगा, टीबी प्रेक्षित टीबी सैद्धांतिक। तो हमने दो मान ले लिए, एक तो टीबी प्रेक्षित ले लिया, एक टीबी सैद्धांतिक ले लिया। हमें यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि सैद्धांतिक में जो मोलर द्रव्यमान है वो क्या है, सामान्य, और प्रेक्षित में जो मोलर द्रव्यमान है वो क्या है, असामान्य। केवल इतनी बात ध्यान में रखनी है। डेल टीबी प्रेक्षित ले लिया, डेल टीबी सैद्धांतिक ले लिया। हमें आई का मान निकालना है, डेल टीबी प्रेक्षित और डेल टीबी सैद्धांतिक दिया गया है, तो डेल टीबी प्रेक्षित अपॉन डेल टीबी सैद्धांतिक अगर हम करेंगे तो क्या होगा, सभी वैल्यू कट जाएंगी। ऊपर बचेगा एम डबल डैश बी और नीचे बचेगा एम डैश बी। एम डबल डैश को हमने माना था सामान्य मोलर द्रव्यमान और एम डैश को माना था असामान्य मोलर द्रव्यमान। माना नहीं, होता ही है। अगर विलयन में विलय का समगुणन या आयनन होता है तो अणुसंख्यक गुणधर्म किस प्रकार परिवर्तित होते हैं। देखो, जो अणुसंख्यक गुणधर्म आए थे उनको आई से आप मल्टीप्लाई कर दो। पहला हमारा था वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन। हमारे पास इक्वेशन आई थी पी नोट ए माइनस का पी ए बटे
पी नोट ए किसके इक्वल होता है, x2 के इक्वल। अगर आयनन या समगुणन हो गया और जो वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन है किस प्रकार प्रभावित होगा, इसका जो वैल्यू निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे, आई से इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, और आई का मान निकालना हमें आता है। सेकंड, कौंथनांक उन्नयन। कौंथनांक उन्नयन की हमारी जो इक्वेशन आई थी वो है डेल टी एफ के एफ इंटू मोलरता एम, इसको भी किससे मल्टीप्लाई कर दो, आई से, अगर समगुणन या आयनन हो रहा है तो। इसी प्रकार हिमांक में अवनमन, हिमांक में अवनमन हमारे पास आई थी डेल टी बी इक्वल के बी इंटू एम, ये तो सामान्य गुणधर्म के लिए हो गई, आयनन या समगुणन हो रहा है तो उसको भी आई से मल्टीप्लाई कर दो, डेल टी बी का मान आ जाएगा। न्यूमेरिकल करेंगे तो ये चीज़ और अच्छे से समझ में आएगी। इसी प्रकार प्राशरण दाब तो इक्वल होता है आर सी टी, ठीक है, आर गैस स्थिरांक, सांद्रता सी के समानुपाती, टी के समानुपाती, तो टो इक्वल क्या हो जाएगा, इसको भी आई से मल्टीप्लाई कर दो, आई आर सी टी। ये बातें भी ज्यादा हार्ड नहीं है लेकिन न्यूमेरिकल में आएंगी। ओके, आगे हमारा आता है वॉन्ट ऑफ गुणांक आई एवं आयनन की मात्रा अल्फा में संबंध। देखो हमारे पास कोई एक विलयन है जिसमें विलय का एक मोल घुला हुआ है, माना एक विलयन में माना एक विलयन में विलय का एक मोल घुला हुआ है जो आयनिक होकर एन कण देता है, वह आयनन या वियोजन आयनन की मात्रा अल्फा है। ठीक है, हमारे पास कोई विलेय पदार्थ ए है, विलायक बी में एन कण देता है, प्रारंभ में यानी कि जब हमने विलेय को विलायक में नहीं मिलाया है तो विलेय पदार्थ के कितने मोल हैं, एक मोल। प्रारंभ में मोलों की संख्या, प्रारंभ में मोलों की संख्या, विलेय की मोलों की बात कर रहा हूं मैं, जब तक नहीं मिलाया है तब तक एक मोल, और विलायक में कितने मोल होंगे, 0 मोल। ठीक है, साम्य अवस्था पर मोलों की संख्या, साम्य अवस्था पर मोलों की संख्या मतलब विलेय को विलायक में मिला दिया, तो हम अब क्या करेंगे, विलेय को जब हम विलायक में मिला रहे हैं तो हम ये मानेंगे कि जो विलेय है वो पूर्ण रूप से आयनिक नहीं हो रहा है, और उसकी जो आयनन की मात्रा जो है वो कितनी है, अल्फा है। जो हमारे पास विलेय के मोल हैं जो आयनिक नहीं होंगे उनकी जो मात्रा बचेगी वो बचेगी 1 माइनस अल्फा। ठीक है, यानी कि 1 माइनस अल्फा जो मोल हैं वो आयनिक नहीं हुए हैं, और जो विलेय की जो मात्रा आयनिक हो जाएगी उसकी मात्रा आएगी एन अल्फा। कहने का मतलब ये हो गया कि साम्य अवस्था पर 1 माइनस अल्फा जो विलेय के कण हैं या जो विलेय के मोल हैं वो आयनिक नहीं हुए हैं, और एन अल्फा जो मोल हैं वो आयनिक हो चुके हैं। तो हमारे पास सैद्धांतिक जो मोल हैं 1 मोल है, और प्रेक्षित मोल जो साम्य अवस्था पर जो मोल है 1 माइनस अल्फा, तो विलेय के वे मोल हैं जो आयनिक नहीं हुए, एन अल्फा वे हैं जो कि आयनिक हो चुके हैं। तो टोटल मोल कितने होंगे साम्य अवस्था पर, 1 माइनस अल्फा और एन अल्फा, और ये मोल कौन से कहलाएंगे, प्रेक्षित मोल। तो ये बात हम यहां पर लिख सकते हैं, सैद्धांतिक मोल कितना है 1, और प्रेक्षित मोल यानी कि साम्य अवस्था पर जो मोल आए थे 1 माइनस अल्फा प्लस का एन अल्फा, 1 माइनस अल्फा प्लस का एन अल्फा। आई इक्वल हम जानते हैं प्रेक्षित बटे सैद्धांतिक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा
प्रेक्षित मोल अपॉन सैद्धांतिक मोल। हमारे पास प्रेक्षित मोल हैं 1 माइनस एल्फा प्लस का n एल्फा और सैद्धांतिक मोल हैं 1। जब हम इसको 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास सेम यही रहेगा, प्लस का n एल्फा। यहाँ से हमें क्या करना है, प्लस एल्फा कॉमन ले लेना है। तो i इक्वल हमारे पास बचेगा 1 प्लस का एल्फा हमने कॉमन ले लिया, अंदर हमारे पास बचा n प्लस का और एल्फा को एल्फा से डिवाइड किया तो 1 आ गए और ये माइनस का। तो i इक्वल 1 को ले आओ इस साइड में लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का। i माइनस 1 इक्वल हमारे पास बचा एल्फा n माइनस 1। हमें वैल्यू निकालनी है यहाँ पर एल्फा की, तो एल्फा इक्वल करेंगे तो i माइनस 1, ये वाली पूरी वैल्यू इस साइड में आएगी तो मल्टीप्लाई में इस साइड में आएगी तो डिवाइड में, इक्वल बचेगा हमारे एल्फा। ये हमारा संबंध आ गया एल्फा में और i में। ठीक है, तो एक बार दोबारा देखना कि वॉन्ट गुणांक i एवं आयनन की मात्रा एल्फा में हमें संबंध निकालना है। तो यहाँ से हमें क्या करना है, विलयन लेना है और उस विलयन में हम ये मानते हैं कि विलय का 1 मोल घुला हुआ है और ये जो विलय है आयनिक होकर n कण देता है, यानी पूरी तरह से आयनिक नहीं हो रहा है और आयनन की जो मात्रा वो कितनी है, एल्फा है। तो A कोई विलय है, B विलायक में मिलता है और इसके n कण आयनिक होते हैं। तो प्रारंभ में जो विलय के मोल है वो 1 मोल है, विलय को विलायक में नहीं मिलाया है और विलायक में नहीं मिलाया तो विलायक में इसके कितने मोल होंगे, 0। समय अवस्था पर यानी कि विलय को विलायक में मिलाने पर जो विलय के मोल होंगे जो आयनिक नहीं हुए हैं वो तो 1 माइनस एल्फा, जो आयनिक हो चुके हैं वो n एल्फा। समय अवस्था टोटल मोल हमारे पास आ जाएंगे 1 माइनस एल्फा प्लस का n एल्फा। सैद्धांतिक मोल हमें 1 मोल दिया गया है। i इक्वल होता है प्रेक्षित मोल बटे सैद्धांतिक मोल। प्रेक्षित मोल की वैल्यू रखनी है और सैद्धांतिक मोल 1, तो 1 माइनस एल्फा प्लस का n एल्फा। यहाँ से 1 को इस साइड में ले आना है, प्लस का था इस साइड में आया माइनस का हो गया और यहाँ पर एल्फा को कॉमन ले लेना है, एल्फा n माइनस 1 बचेगा। एल्फा इक्वल करेंगे तो n माइनस 1 इस साइड में मल्टीप्लाई में इस साइड में आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। ये जो रिलेशन है वो किसमें है, एल्फा और i में संबंध है। वॉन्ट ऑफ गुणांक i और आयनन की मात्रा एल्फा में संबंध है। अब हम एक न्यूमेरिकल करते हैं। हमारे पास एक न्यूमेरिकल है K4FeCN6 का 0.1 m विलियन 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर 46% आयनिक होता है। विलियन का प्राशन दाब ज्ञात कीजिए। हमें मोलरता m दे रखी 0.1 मोल प्रति लीटर, तापमान 27 डिग्री या 300 केल्विन, आयनन की मात्रा एल्फा 46% या 46/100, प्राशन दाब टो हमें ज्ञात करना है। प्राशन दाब टो इक्वल क्या होता है, पहले वो देखो। टो इक्वल होता है RCT। आयनन या समूहन हो रहा है तो इसको हम I से मल्टीप्लाई करते हैं। ये वाली चीज हमने देखी थी थोड़ी देर पहले। तो सबसे पहले हमें जरूरत पड़ेगी I की, और I का मान निकालने की विधि मैंने 2 मिनट पहले बताई थी। तो इस क्वेश्चन को करने के बहुत ज़्यादा मेथड हैं, अलग अलग दिमाग चलता है। एक मेथड मैं आपको बता देता हूँ और फिर आप खुद ट्राई करना अलग मेथड से निकालने की, ठीक है। तो देखो हमारे पास वही प्रोसेस है A B, प्रारंभ में मोल कितने मोल हैं भाई हमारे पास, 1 मोल और 0 मोल। साम्य अवस्था पर मोल 1 माइनस एल्फा और n एल्फा, ठीक है। I इक्वल प्रेक्षित मोल बटे सैद्धांतिक मोल, तो क्या आएगा 1 माइनस एल्फा प्लस का n एल्फा बटे सैद्धांतिक मोल हमारे पास है 1। यहाँ से आपको क्या करना है, वही एल्फा को कॉमन लेना है प्लस एल्फा को। I इक्वल बचेगा 1 प्लस एल्फा n माइनस 1। अब हमें वैल्यू रखनी है I इक्वल 1 प्लस एल्फा 46/100 जो कि हमें क्वेश्चन में दी गई है। ये वाली परसेंट हटाएंगे तो 100 में। n का मान K4FeCN6 के लिए 5 होता है। कैसे होता है एक बार दोबारा बता दूंगा, माइनस का 1। K4FeCN6 हमें दे रखा है, K4FeCN6 हमें दे रखा है 4K प्लस और प्लस का FeCN6 माइनस, यानी कि 4 माइनस, यानी कि 4 अणु तो पोटेशियम के और 1 अणु इसका। n का मान कितना आ जाएगा 5, ठीक है।
n का मान 5 हो गया, तो यहाँ से इसको सोल्व करना है। आई इक्वल क्या आ जाएगा 1 प्लस 46/100 मल्टीप्लाई 4 25। आई इक्वल आ जाएगा 1/1 प्लस का 46/25। 25 आपका एलसीएम आ गया, 25 प्लस का 46। आई इक्वल पूरी बातें मतलब आई इक्वल हो जाएगा 6 5 11 4 2 4 1 7 बटे 25। तो आई इक्वल आएगा 2.84। इसकी कोई इकाई नहीं होती है। आई की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, आर हमारे पास है, सी हमारे पास है, टी हमारे पास है। आई से इसको मल्टीप्लाई करना, प्राशंद दाब आ जाएगा। तो हम यहां पे लिख सकते हैं टो इक्वल आर होता है 0.0821 इंटू सांद्रता हमें दे रखी है 0.1 मोल प्रति लीटर इंटू टी हमें दे रखा है 300 केल्विन और आई हमारे पास आई है 2.84। ओके, अब हमें क्या करना है, इसका पॉइंट हटा लो 821 बटे 10 की पावर 4 इंटू इसका पॉइंट हटा लो 1/10 इंटू 300 इंटू 284 बटे 100। इसको अब आपको सोल्व करना है। जब आप इसको सोल्व करके लाओगे तो टो इक्वल आएगा 6.99 प्राशन दाब है तो पार। ये आपका हो जाएगा आंसर। 821 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, 284 से मल्टीप्लाई करना है और 10 की पावर 5 से डिवाइड कर देना, ठीक है ना। ये आपका आंसर आ जाएगा। एक बार देखो क्वेश्चन दोबारा देख लो। मोलरता, तापमान, आयनन के मात्रा, प्राशन दाब हमें दिए गए हैं। मैंने आपको बताया था कि अगर आयनन या संगुणन हो रहा है तो और उसमें हमें अनुसन के गुणधर्म निकालने हैं, इन चारों में से कोई भी, कौन सा गुण है, हिमांक का नमन, वाष्पदाब का अपेक्षित नमन और प्राशन दाब, तो इन सभी को आई से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो टो को हमें आई से मल्टीप्लाई करना होगा। सबसे पहले हमें आई की वैल्यू निकालनी है। आई की वैल्यू का जो लास्ट हमारा जो फॉर्मूला आया था उससे भी आप सीधे आई की वैल्यू निकाल सकते हो या फिर इस मेथड से आप आई की वैल्यू निकाल लो। यहाँ से हमने आई की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। आई की वैल्यू निकालने के बाद में हमें केवल और केवल ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, आर सी टी हमें लगाना है। आर का मान 0.0821 फिक्स है, सी सांद्रता हमें दे रखी है मोलरता, और टी तापमान हमें के डिग्री सेल्सियस में दिया गया, इसका ध्यान रखना, केल्विन में कन्वर्ट करना है, और हमारा टो आ जाएगा। ओके, और हमारा वांट ऑफ गुणांक आई और समगुणन की मात्रा अल्फा में संबंध बच गया, उसका भी न्यूमेरिकल बच गया। तो आज के टॉपिक में करेंगे, थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसके लिए हम कल दोबारा इस चैप्टर को आगे करते हैं और एक दो न्यूमेरिकल हम और भी करेंगे।